नमस्कार। कैसे हैं आप सब। देश में एकाएक माहौल बदलने लगा है। घोर मोदी विरोधी अब डफली बजाने लगे। चौतरफा ईडी के प्रकोप में वो सब फंसने लगे हैं जो नैतिकता और ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। लूट का खेल चौतरफा कैसे चल रहा था, अब इसमें ममता बनर्जी जैसी नेता और उनके साथ कांग्रेस के विधायकों का भी खेल सामने आया। सोनिया गांधी के अंदर के ऊपर गिरफ्तारी के तलवार लटकने लगे। तिस्ता सी तलवार ने क्या कुछ कह दिया एसआईटी के सामने में। उसकी जमानत जब रद्द हुई तो अदालत ने क्या कहा। अहमद पटेल के इशारे पे काम कर रही थी तिस्ता, इस बात का अंदाजा अदालत को भी लग गया। अहमद पटेल तो अब पता नहीं 72 हूरों के पास चले गए हैं, लेकिन अहमद पटेल किसी के लिए काम करते थे तो वो सिर्फ सोनिया गांधी थी। हमने कई बार इसके कारण भी आपको बताए। आज गुजरात की अदालत ने उस तिस्ता सी तलवार की जमानत रद्द कर दी, जिसे जमानत देने के लिए देश की सुप्रीम अदालत मोबाइल पर दे दिया करती थी। कपिल सिब्बल फोन करके तारीख ले लिया करते थे। तिस्ता सी तलवारों की ऐसी ताकत हुआ करती थी। आज वो तिस्ता सी तलवार जेल में सड़ रही है और उसके लिए जमानत असंभव सा हो गया है। कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की कि उस तिस्ता सी तलवार का जेल से निकलना मुश्किल हो गया है। जिन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है, उन्हें इन सब चीजों को समझना चाहिए। तिस्ता सी तलवार के दादा इस देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। जब तक इस देश पर नेहरू का शासन रहा, तिस्ता सी तलवार के सगे दादाजी, उनके पप्पा के पप्पा इस देश के अटॉर्नी जनरल थे। और इस देश में सालों जो जज बने, उसमें तिस्ता सी तलवार के दादा के आशीर्वाद से ही वो बना करते थे, क्योंकि सीधे नेहरू से उसकी एंट्री थी। इस तिस्ता सी तलवार को क्या ठेका मिला था, वह भी समझना पड़ेगा। तब हम आएंगे कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस जस्टिस रमना और अभी अगस्त में 26 अगस्त को भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस यू ललित, और उसके बाद और आगे के चीफ जस्टिस जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, उनके साथ बैठकर क्या कुछ कहा, जरा यह भी समझें। जिसके पिता भी चीफ जस्टिस, बेटा भी चीफ जस्टिस, और आने वाली पीढ़ी का बेटा भी सब पता चीफ जस्टिस होगा। लेकिन सबसे पहले जरा समझिए कि क्या सोनिया गांधी को यह समझ में आने लगा है। क्या सोनिया गांधी को यह समझ में आने लगा है कि उनका जेल जाना तय है। क्या सोनिया नेशनल हेराल्ड से पहले नरेंद्र मोदी को फंसाने के मामले में जेल जाएगी। यकीन मानिए, साल 2 साल के अंदर सोनिया गांधी पर यह केस साबित होगा कि कैसे सोनिया ने अहमद पटेल के साथ मिलकर के सालों नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की साजिश रची। तिस्ता सी तलवार वो तमाम चीजें बताएगी। डंडे की मार हर चीज करती है। जिस तिस्ता सी तलवार को गिरफ्तार करना तो दूर की बात थी, जिस तिस्ता सी तलवार को लेकर के अदालत में केस नहीं चलते थे, वो तिस्ता सी तलवार गुजरात की जेल में बंद है। आज उसकी जमानत पे हियरिंग थी। एसआईटी ने जो सख्त बताए तिस्ता सी तलवार के बारे में, उसे देख करके अदालत भी भौचक रह गया। अदालत भी इस पूरे मामले को देख करके भौचक रह गया कि किस तरह से तिस्ता सी तलवार की कितनी ताकत थी कि तिस्ता सी तलवार मीडिया के साथ मिलकर के फर्जीवाड़ा किस स्तर तक करती थी।
तिस्ता सी तलवार को जमानत चाहिए था। तिस्ता सी तलवार के साथ साथ वीके शिव कुमार गुजरात के डीजीपी थे और इन लोगों के साथ मिलकर के इन लोगों ने किस तरह से मिलकर के पूरे सिस्टम को, गुजरात में भले ही चीफ मिनिस्टर कोई भी रहा हो, लेकिन कैसे 2004 में जब केंद्र में सोनिया की मनमोहनी सरकार बनी, उसके बाद इस षड्यंत्र को पीक पर पहुंचाया गया। जब तक इस देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजरात दंगे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से बाहर करना था। इस कदर गुजरात के मुख्यमंत्री को बदनाम करना था और पूरा टारगेट अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका इंपैक्ट पड़ा। वाजपेयी की सरकार 2004 में चली गई। तब 2004 के बाद से लुटियन दलालों की टीम, जेम्स राय के चेले, मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में लिप्त होकर के जेम्स राय के चेले सीधे गुजरात में कूदते थे और गुजरात में कूद करके तिस्ता सी तलवार के एजेंडे पे चलता था काम। पूरी स्क्रिप्ट तिस्ता सी तलवार लिखती थी। ये मैं नहीं कह रहा, एसआईटी की रिपोर्ट पे पूरा है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। उसी एसआईटी की रिपोर्ट के होने के बाद भी वो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 2017 से है। सोचिए इस बात को लेकर के। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं और तिस्ता सी तलवार का पूरा काला चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट के पास था। तब भी जब केंद्र में मोदी की सरकार थी, तब भी इस तिस्ता सी तलवार को अरेस्ट करना असंभव था। कपिल सिब्बल एक फोन पे तारीख लेते थे, फोन पे तारीख। सुप्रीम कोर्ट में एक बिहार से जज थे, आफ्ताब आलम, उन्हीं की कोर्ट में हर मैटर तिस्ता सी तलवार का लगता था। ये तमाम चीजें कैसे है, और जिस सुधीर चौधरी की मैंने कई बार आपको विश्लेषण किया, उस सुधीर चौधरी का फर्जी रिपोर्ट उसमें कैसे काम किया। इस पूरी प्रक्रिया में तिस्ता सी तलवार एक बार नहीं, तिस्ता सी तलवार ने वेस्ट बेकरी कांड का फर्जी स्क्रिप्ट तैयार किया। तिस्ता सी तलवार ने गुलबर्गा सोसाइटी का फर्जी स्क्रिप्ट तैयार किया। तिस्ता सी तलवार ने गुजरात में कई जगहों पे कब्र खुदवाए और जेम्स राय के चेलों को भिजवाया करता था। बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई इस धंधे में लिप्त रहते थे और पूरी रिकॉर्डिंग उसकी होती थी। पुराने कब्र खोद करके तिस्ता सी तलवार साबित करती थी कि कैसे इन कब्रों में लोगों को रखा गया है और वो सब के सब गुजरात दंगे में मारे गए और उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है। श्री प्रकाश जायसवाल उस समय देश के गृह राज्य मंत्री थे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी, जिसका मैंने अपनी किताब में भी व्याख्या किया हुआ है, पत्रकारिता के काला अध्याय में, कि कैसे लगभग 800 लोग जो है करीब हिंदू भी उसमें मारे गए थे, जो 1200 का आंकड़ा मुसलमानों का था। इसके बाद भी कैसे पेश किया गया। सवाल ये कि तिस्ता सी तलवार इतनी ताकतवर क्यों थी, कैसे थी कि वो गुलबर्गा सोसाइटी में जिसमें एहसान जाफरी रहता था, कांग्रेस का पूर्व एमपी, उसकी हत्या हुई थी। उसने उग्र भीड़ पर पहले गोली चलवाई थी और सब कुछ क्लियर था, फिर भी तिस्ता सी तलवार ने एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी को के लिए स्क्रिप्ट तैयार किया, पूरी फर्जीवाड़ा तैयार की और एसआईटी ने अदालत में आज फिर बताया कि 30 लाख रुपए सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने तिस्ता सी तलवार को दिए थे, मीडिया में खर्च करने के लिए, एनजीओ में खर्च करने के लिए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से दिलवाए गए थे 30 लाख रुपए। तो क्या ये तमाम पैसे उस दौर में नेशनल हेराल्ड को बेच करके था? ये पूरी इंक्वायरी जांच की जानी चाहिए कि क्या कांग्रेस के पास इतने, क्योंकि सत्ता तो कांग्रेस के पास ही थी, अहमद पटेल इतने ताकतवर थे। ये तमाम चीजों की चर्चा हो रही है। अब अहमद पटेल को 72 हुरों के पास से लाया तो नहीं जाएगा कि चलो बेटा तुम जेल चलो। अब तो अहमद पटेल किसके लिए काम करते थे? मैंने आपको कई बार कहा, अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी में सबसे पावरफुल थे, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अहमद पटेल के इशारों पे नाचते थे। अहमद पटेल सोनिया के राजनीतिक सलाहकार थे। जब मैं कांग्रेस की रिपोर्टिंग करता था तो मैं देख करके चौंक गया, कैसे कोई चापलूसी की चरम तक पहुंचता है। अहमद पटेल शांति प्रिय समुदाय से थे, मूर्ति पूजकों के लिए, पूजा कुंड के लिए काफिर होते हैं। उस अहमद पटेल के
जो दफ्तर था कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें राजीव गांधी की मूर्ति होती थी उनके टेबल के बगल में। मैंने सबसे ज्यादा मैं चौंकता था कि बातें इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा साझा कहीं मिलेगा नहीं आपको। अहमद पटेल जहां बैठते थे उसके ठीक पीछे सोनिया और राजीव गांधी की शादी की तस्वीर रहती थी हमेशा। मतलब कोई भी व्यक्ति शादी की तस्वीर सिर्फ जो हस्बैंड वाइफ है वही अपने बेडरूम में लगाता है अपनी शादी की तस्वीर। लेकिन अहमद पटेल के दफ्तर में, जो कांग्रेस मुख्यालय में अहमद पटेल का दफ्तर था, उसमें मैंने देखा कि अहमद पटेल के दफ्तर में सोनिया और राजीव गांधी की शादी का बरमाला वाली तस्वीर। समझिए कि ये चापलूसी का कैसा लेवल होगा जब सोनिया गांधी देखती होगी तो अहमद पटेल पर कैसे अपना प्राण न्यौछावर करती होगी। तब समझिए बात में मैं आपको क्यों कह रहा हूं। इसका मतलब है कि अहमद पटेल जो कुछ भी कर रहे थे वो सोनिया के इशारे पर, और यही एसआईटी अदालत में साबित करना चाह रही है। और इसीलिए तिस्ता सी तलवार के जमानत का विरोध हो रहा है। अब तिस्ता सी तलवार हाँफ रही है। सूत्रों के मुताबिक तिस्ता सी तलवार ने वो पूरे फैक्ट बताए कि क्या सोनिया गांधी से उसकी मुलाकात होती थी, क्या 10 जनपद उसका जाना था, ये तमाम चीजों का खुलासा होना है। मतलब ईडी के मामले में भले ही ये पता चले कि जिस महिला को त्याग की मूर्ति इस देश में बनाया गया, आज भी मैं देखता हूं कांग्रेस के चंपुओं, ये परिवार के प्रति, कांग्रेस नहीं परिवार के प्रति समर्पित लोग ये साबित करते हैं कि सोनिया गांधी ने देश के लिए त्याग किया है। कौन सा त्याग? नेशनल हेराल्ड को लूट लेने का त्याग, भारत की सनातनी संस्कृति को नष्ट करने का त्याग, राम और रामायण काल्पनिक है ये त्याग, हिंदू आतंकवाद गढ़ने का खेल, अपने दिग्विजय सिंहों के माध्यम से हिंदू आतंकवाद गढ़ने का खेल, ये सब कैसे चल रहा था, ये चीजें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तिस्ता सी तलवार इस सब की पोल खोलेगी और सच की जीत, झूठ की हवा कैसे निकलती है, ये चीजें मोदी कतई छोड़ने वाले नहीं। और इन सब को कभी ऐसा नहीं लगा सब बदले के भाव से होगा। जिस समय में एसआईटी बनाई गई उस समय में आफ्ताब आलम की टीम सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत से भरी हुई होती थी, और हर मैटर सुप्रीम कोर्ट में आफ्ताब आलम के बेंच पे ही क्यों जाता था, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। उस आफ्ताब आलम के समय में एसआईटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई, और उसके जो सुप्रीमो थे वो तब के पूर्व सीबीआई चीफ राघवन साहब थे। उस एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब पहली बार रिपोर्ट सौंपी गई गुजरात में, और 2017 तक सब कुछ क्लियर हो गया। तभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब 2017 तक एसआईटी ने हाई कोर्ट में सब कुछ क्लियर कर दिया था और हाई कोर्ट में भी इस पे मुहर लग गई थी कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, बावजूद कपिल सिब्बल एंड टीम ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मैटर को लटकाए रखा। तिस्ता सी तलवार एंड गैंग ने इस पूरे मामले को लटकाए रखा। तो पूरी तरह से पता चलता है कि हर हाल में, क्योंकि पता था कि एसआईटी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलना है, इसीलिए इस मामले को जानबूझ करके लटकाया गया। एसआईटी ने जमानत का विरोध करते हुए यह भी खेल, मतलब मामला तिस्ता सी तलवार की तरफ नहीं है, मामला सीधे तौर पे सोनिया गांधी पर आ रहा है। बहुत गंभीरता समझिए। आज भी कहा गया कि अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए दिए तिस्ता सी तलवार को, और इसके पूरे सबूत हैं एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक। तो अहमद पटेल ने इतनी मोटी रकम तिस्ता सी तलवार को क्यों दिए? तिस्ता सी तलवार को इतनी रकम कांग्रेस की तरफ से दिलवाए गए। उसके बाद एक एनजीओ बनाया गया, चंदे लिए गए तुष्टिकरण समाज के, नफरत के जहरीले लोगों से दुनिया भर से चंदे आए, और उससे तिस्ता सी तलवार ने महंगे महंगे सैंडल्स, कपड़े और विदेश यात्राएं की। इसको तिस्ता ने खुद स्वीकार किया। तो क्या ये सब कुछ नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पूरा गैंग 10 जनपद से चल रहा था? आज जब आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो ये बेचैनी दिखती है, और ये बेचैनी इस कदर दिखती है कि आज आप देखेंगे कि पागलपन इस स्तर तक चला गया है कि चापलूसी में कोई कहां है कोई कहां है। भले ही चित्तू भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में हड्डी तुड़वाने के लिए दिग्विजय सिंह सड़क पे आए। बुढ़ापे में दिग्गी बाबा ने शादी भी की, टीवी चैनल के हेड भी बनवाए। अब इस दिग्विजय सिंह ने टीवी चैनल जब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, एक टीवी चैनल किसी सेठ से, किसी धन्ना सेठ से खुलवाया,
कि केंद्र में अपनी सरकार आ रही है, फिर टीवी और तमाम खैरातियों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। वो पेट फुलाकर खाने वाला वो भी 72 करोड़ के पास गया, दुआ, वो उस चैनल की अगुवाई करता था। ये सब के सब खत्म हो गए। लेकिन देखिए कि इस नफरत में क्या कुछ है कि अब सोनिया गांधी चूंकि फंसने वाली है, इसकी बेचैनी किस कदर है कि आज दिग्विजय सिंह हड्डी तुड़वाने के लिए आए और एक पुलिस वाले की गिरेबान पकड़ ली। उस बदतमीजी पर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी चर्चा की है। जरा देखिए दिग्विजय सिंह। एक कहावत है कि हड्डी जल गई ऐठन बाकी है। इतना ये दिग्विजय सिंह वही है, ये दिग्विजय सिंह वही है जो बुढ़ापे में शादी करके भी जवान बनने के लिए इस दिग्विजय सिंह ने ही कहा था हिंदू आतंकवाद। इसी दिग्विजय सिंह ने सोनिया के इशारे पर हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा, और इसी दिग्विजय सिंह ने ना सिर्फ गढ़ा बल्कि इसने एक संपादक अजीज बर्नी के माध्यम से किताब भी छपवा दिया हफ्ता भर के अंदर। सोचिए, किताब लिखने में आदमी को जिंदगी लग जाती है, इस आदमी ने हफ्ते भर के अंदर एक किताब लिखवा दी, मुंबई में आतंकी हमला, हिंदू आतंकवाद, आरएसएस की साजिश। बाद में फंस गया। आज पुलिस वालों पर इसने हमला करवा दिया और कॉलर पकड़ ली। अब तक इस पे एफआईआर नहीं हुई है। ये भरोसा दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माध्यम से कि इन सब पे कार्रवाई होगी। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी चलती रहती है। सिर्फ ये कहने से ये बदतमीजी है नहीं चलेगा। शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजे, क्योंकि इसने सरकारी ड्यूटी पर पुलिस वालों की वर्दी पकड़ी है। अब ये बौखलाहट क्यों है, ये पागलपन क्यों है? ये पागलपन बौखलाहट इसलिए है कि इन सबको लग गया है कि सोनिया गांधी अब बहुत जल्दी जेल जाएंगी, उनकी साख खत्म हो जाएगी। ईडी से पूछताछ के बाद तीस्ता सीतलवार के मामले में तो अब क्लियर हो गया है कि सोनिया गांधी का फंसना तय है। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरी सबको लगता है कि विपक्ष खत्म हो गया, और इसके लिए खैरातियों की एक टीम का रोना रोया जा। अब जरा उन खैरातियों पे आने से पहले हम आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। ममता बनर्जी, जिसको लगता था कि वो सोनिया गांधी की विकल्प बन जाएगी, वो यूपीए सुप्रीमो बन जाएगी, बूढ़े शरद पवार तो जल्दी 72 हुड़ों के पास चले जाएंगे, तो वो शरद पवार की चापलूसी करते करते, उनका महिमा मंडन करते करते कि उन्हें राष्ट्रपति बना देंगे और हम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में ममता बनर्जी ने उम्मीद जगा ली थी कि भतीजे को हम बंगाल की सत्ता सौंप करके केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन उस ममता बनर्जी के लिए जब वो बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, तो बहुत लोगों का उतावलापन था कि मोदी को हमने 302 सीट दिए, आगे दिए, हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। यदि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता तो क्या होता? ममता बनर्जी बैक बाउंस, ममता चाह ही रही थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और वो बैक बाउंस होता। इस देश में कई बार ऐसी राजनीति हुई है, लेकिन आज देखिए क्या है। ममता बनर्जी अब बोल ही नहीं पा रही है, वो खेल ही नहीं कर पा रही है। ममता बनर्जी वो खेल कर ही नहीं पा रही है जिस खेल में यह साबित हो सके, यह देखा जा सके कि ममता और उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम, ममता और उनकी पूरी टीम जिस तरह से भ्रष्टाचार में फंस रही है, भ्रष्टाचार के खेल में उनका खेला हो रहा है, उसमें जो एक कंफ्यूजन की स्थिति ममता बनर्जी बनाना चाह रही थी,
वो कंफ्यूजन की स्थिति अब रही नहीं गई। कंफ्यूजन की स्थिति में उनके पूरी तरह से उनकी जो टीम है, पूरी तरह से उनके मंत्री ऐसे फंस गए हैं, ऐसे फंस गए हैं उनके मंत्री, कि उनके मंत्री को अब यह लगने लगा है कि इस पे पूरे पैसे किसके हैं। क्या सही मायने में ये सिर्फ पार्थ चटर्जी का है, अर्पिता चटर्जी का है, अपर मुखर्जी का है, या फिर ममता बनर्जी का? लोग कह रहे हैं कि चटर्जी और मुखर्जी तो फंस गए, बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी के होश गायब हो गए हैं। पैसे इतने नहीं है कि ईडी किसी के घर में जमा कर दे। 50 करोड़ से ज्यादा, 51 करोड़ तो कैश मिल चुके हुए हैं। आज एक आपा करके एक फार्म हाउस मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फार्म हाउस अर्पिता चटर्जी और पार्थ चटर्जी का संयुक्त है। इससे यह भी क्लियर हो गया कि खेल कहां कहां चल रहा है और माल कहां कहां है। अब इस पूरी चीजों में आज ये पता चला कि 7 गाड़ियां हैं अर्पिता चटर्जी के, और उस गाड़ी जो उसमें कैश लेके लोग भाग रहे हैं, उसमें से 3 कांग्रेस के एमएलए हैं जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन एमएलए को, वो झारखंड के, मतलब तय है कि झारखंड में भी अब सत्ता, जो गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन ऑलरेडी रो रहे हैं, हेमंत सोरेन ऑलरेडी फंस चुके हुए हैं। हेमंत सोरेन को लगता है कि उनकी सत्ता तो जानी ही जानी है, अब उन्हें कोई बचा ही नहीं पाएगा। इस चक्कर में हेमंत सोरेन हाँफ रहे हैं। तो आज पता चला कि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं, उन एमएलए को जो गिरफ्तार किया गया है, उनकी भूमिका ममता बनर्जी के साथ सेटिंग में थी और पैसा इधर उधर उस माल को किया जा रहा था। ये सब चीजें इसलिए समझने की जरूरत है आपको और हमें, कि ताकि ये पता चल सके कि इस लूट के धंधे में कहां कहां हिस्सेदारी है। और ये लुटेरों की गैंग जब प्रधान मोदी के की साख खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या कुछ हो रहा है। अब इन सब तमाम चीजों में फिर आती है भूमिका सुप्रीम कोर्ट की, जहां हम ले जाना चाह रहे थे। पिछले कुछ दिनों से वाम मानसिकता से लगी हुई पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के टिप्पणी की, तो देश भर में विरोध हंगामा हुआ। और ऐसा लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ग है जो विचारधारा से ऐसा प्रभावित है, उसे सनातनी संस्कृति से इस कदर नफरत है कि उसने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने ऐसी टिप्पणी की। फिर भारत के भावी चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ भी ट्रोल होने लगे, और देश भर में एक माहौल बनने लगा कि भारत की सुप्रीम अदालत क्या कहीं सनातनी संस्कृति के खिलाफ है, क्या वाम विचारधारा सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी को अवसर था कि भारत के वर्तमान सीजीआई जस्टिस रमणा, 26 अगस्त को भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस यूयू ललित, और उसके बाद भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने भी आज विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी अपना दिव्य ज्ञान दे रहे थे। बड़ी दूर से उन्होंने जजों को छुआ है और मैसेज दिया है और कहा है ईज ऑफ जस्टिस का दौर आ चुका हुआ है और देश को बहुत भरोसा है आप लोगों से। जब इंसान चौतरफा हारता है तो जुडिशियरी की तरफ देखता है, और जुडिशियरी से जब निराशा मिलने लगेगा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का ढांचा टूट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधित कर रहे थे, ये एक चोट कानों में सुनाई दे रही थी जस्टिस रमणा को। जस्टिस रमणा अभी लगातार 2 बार राजस्थान गए थे और विपक्ष पे चिंता व्यक्त की थी, विपक्ष क्यों कमजोर हो रहा है, पत्रकारों पे वो हमलावर हो रहे थे। बंगाल में गए, बंगाल में उन्होंने टेलीविजन चैनल और अब सोशल मीडिया पर हमला किया। राजस्थान में दोबारा गए तो उन्होंने प्रिंट मीडिया पर हमला किया। कहीं कह रहे सिर्फ प्रिंट मीडिया काम कर रहा है। ये बेचैनी इसलिए है कि सोशल मीडिया ने देश की सुप्रीम अदालत के व्यवहार पे लगातार चोट मारा है, क्योंकि सोशल मीडिया को लगा है कि इस देश की सुप्रीम अदालत एक जिहादी जुबैर के लिए अलग कानून रखती है और नुपुर शर्मा के लिए अलग कानून। तो आज सीजीआई के, भारत के वर्तमान सीजीआई और भारत के 2 भावी सीजीआई जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस चंद्रचूड़, जिनके पप्पा भी सीजीआई थे और जिनका बेटा भी बनने वाला है,
अब जरा देखिए कि उन्होंने कहा क्या है, उसको बारीक से एक दो लाइन प्रधानमंत्री की आप समझ पाएंगे कि मैं कहना नयने चाहता हूं। वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सब यहां संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसकी स्थापना भी की, ताकि अब जरा देखिए, यहां डायरेक्ट कुछ पीएम ने नहीं बोला, लेकिन यहां देश भर के अदालतों के डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हुए थे। मतलब हर जिला जज, देश भर में जितने जिला जज हैं वो सब थे विज्ञान भवन में। ऐसे कई कार्यक्रमों में मुझे बतौर रिपोर्टर रिपोर्ट करने का अनुभव है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब से लेकर के और पीएम मोदी के दौर तक, क्योंकि लगातार मैं गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट कवर करता था, तो उस लिहाज से मैं ही अपने चैनल की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में विज्ञान भवन में इस तरह की रिपोर्ट, ये आम तौर पर इस तरह की ये चीजें, प्रधानमंत्री और लीगल एड के मुद्दे पर कई बार इस तरह के कॉन्फ्रेंस होते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों का एक ये सम्मेलन करके प्रधानमंत्री ने ये बात देश के अलग अलग जिलों के जज तक ये बात पहुंचाई, क्योंकि न्याय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट जजों को समझाई कि आप पे उम्मीद है। और यदि नुपुर शर्मा, जरूरी नहीं था नुपुर शर्मा और खिंजीरकोटों के जिहादी जुबैर की चर्चा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन तीनों जजों को, तीनों जज कौन है, लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे अब जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बनने वाले हैं, वो भी बहुत दिनों तक, 2 साल से ज्यादा समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। बहुत कम उम्र में उनकी नियुक्ति हो गई। अब अभी यूयू ललित को बनना है चीफ जस्टिस अगस्त महीने में, अगले साल की शुरुआत में ही जस्टिस चंद्रचूड़ बन जाएंगे चीफ जस्टिस। तो ये तीनों जज जो है, आपने देखा होगा कि जहां प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं उसमें वो तीनों जज जो हैं वो सामने में प्रधानमंत्री के साथ, देश में और लोगों के वो मंच जो है, उस मंच पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कानून मंत्री हैं, तीनों चीफ जस्टिस, तीनों भावी जजेज हैं। इस प्रकरण को मैंने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की है, इस प्रकरण को मैंने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने इशारों में बात कर दी है, और यदि विचारधारा से प्रभावित ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे, तो देश के तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज तक ये बातें पहुंचाई कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। और जिस तरह से भोजन में नमक सब कुछ ठीक होने पर सब कुछ खत्म कर देता है, उसी तरह से जुडिशियरी में इंसान का यदि भरोसा नहीं हो तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम गिर सकता है। ये बातें समझा करके आज प्रधानमंत्री ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया जो आपको कहीं
दूर तलक टीवी चैनलों के विश्लेषण में दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने आपको बताने की कोशिश की। जरूरी नहीं था कि जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस सूर्यकांत उन गलतियों को प्रधानमंत्री इशारा करते तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आ चुका है। वर्तमान चीफ जस्टिस जो जगह जगह जाकर के ज्ञान दे रहे हैं कि मीडिया ऐसा किया, वो ये नहीं बता रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला को ज्ञान देने की क्या जरूरत है। जब आप जजमेंट में लिख नहीं रहे हैं तो आपने पूरे अपराध के लिए आपने नुपुर शर्मा को दोषी कैसे ठहरा दिया? ये कौन सी जुडिशियरी सिस्टम है? प्रधानमंत्री ने घूम फिर के आज उसी तरह से उसी पर इशारा कर दिया है और ये चोट सही मायने में बहुत भारी है और इसका असर आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरा विपक्ष धड़धड़ा कर गिर गया है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना यह चाहिए था, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में होना यह चाहिए था कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो अपना कद बढ़ाते। राजस्थान में अशोक गहलोत या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, दिल्ली में केजरी, उत्तर प्रदेश में जो पहले थे या फिर वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं या फिर जहां जहां क्षेत्रीय छत्रप है, बंगाल में ममता बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन, ये कोई आदर्श पेश करते जो कम से कम उड़ीसा के मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं। ये चीजें नहीं, उसके बदले क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार पीक पर है तो लोग आपको अब अपने काम से दिखाना पड़ेगा कि हां इस राज्य में विपक्ष की ये टीम अच्छा बेहतर कर रही है। उसके बदले राजस्थान में क्या हो रहा है? कोई अजमेर शरीफ में खादिमों का गैंग पूरे हिंदुओं के खिलाफ सरतन से जुदा का माहौल बना रहा है, जहां हिंदू जाकर के चादर चढ़ाते हैं। उदयपुर में एक कांड हो रहा है। अमरावती में जब बाला साहब ठाकरे के बेटे की सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार थी तो क्या हो रहा था, ये देश को समझ में आने लगा है। तो पूरी तरह से और उसके बीच में सोनिया गांधी का पूरा ये खेल खुल जाना अब सबको भयभीत कर रहा है। इसीलिए दिग्विजय सिंह की बेचैनी है और चौतरफा बेचैनी है। अब तो बेचैनी भले ही कुछ सो कॉल्ड राष्ट्रवादी बंगाल के मुद्दों को और इस तरह की चीजों पर खेल कर रहे हैं, लेकिन ये जो खिलंदर हैं, जरा सा मैं आज आपको उन सबको भी दिखा रहा हूं। आपको दाढ़ी वाला एक क्रांतिकारी याद होगा, बहुत ही क्रांतिकारी टाइप का। जरा मैं आपको उसका दिखाता हूं। ये बहुत ही क्रांतिकारी, ये दाढ़ी बढ़ा करके अपने आप को साबित करता था कि वो बहुत बड़ा पत्रकार है। आज ये देवघर हवाई अड्डे पहुंचा, बाबा धाम, और आज ही से ये फ्लाइट शुरू हुई है। ये दिन रात मोदी को कोसने वाला आज पुण्य प्रसून कह रहा है पहली फ्लाइट का सुकून, पहुंच गए बाबा धाम। ऐसे चिरकुट लोग जो कहीं से निकाले जाते थे तो कहता था 500 करोड़ का सौदा, 400 करोड़ का सौदा। ये फ्लाइट से इसने ये भी डाला है। इसके वीडियो ये जब चैनलों में था तो बाबा रामदेव और पूरा अपना एजेंडा चलाता था, केजरी के साथ अपनी सेटिंग में दिखा था। इन सबके कमेंट्स पर जरा आप यदि जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक इनको किस तरह से गरिया रही है और क्यों ये अब ये गुणगान करने लगे हैं और क्या क्या लोग इनको कह रहे हैं। जरा इसके कमेंट्स में जाकर के देखिएगा। और इन सबकी चापलूसी का क्या मतलब है कि क्यों इस पहली फ्लाइट से जाकर के क्या इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन किया है? क्या ये सब के सब अब दुकान नहीं मिलने के कारण ये सब के सब बेचैनी के कमेंट्स यदि पढ़ेंगे तो आप लगेगा अरे वाह, अभी भी फ्लाइट में चलने की हैसियत बची हुई है तुम्हारी, या किसी केजरीवाल तेजस्वी फलाने दिखाने के स्पॉन्सर पे है, मोदी है तो मुमकिन है, बाबा धाम का ड्रेस किधर है, रंग और पोशाक से पहचाना जाओगे, बोलने से नहीं। अब मतलब लोग सब कह रहे हैं चापलूसी से नहीं चलेगा काम, और ये यूट्यूबर अब अपनी बड़ी शान में फ्लाइट का बता रहा है मोदी की देन है। मतलब 1% भी आदमी इसके पक्ष में नहीं लिख रहा है, सबके सब इसको जलील कर रहा है कि ये क्रांति जो तुम फैलाते थे वो क्या हुआ। ये विश्लेषण हमने आपको इसलिए दिया है कि बदलाव देखिए क्या कुछ फर्क पड़ा, और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है उनको देखिए कि तमाम चोर बेईमान, वो ममता बनर्जी जो सादगी का ढांचा ओढ़ती थी, सफेद साड़ी हवाई चप्पल, वो केजरीवाल जो 36 नंबर के बदले 46 नंबर का शर्ट पहन करके आम आदमी बनता हुआ दिखता था, शराब वाला, उसका अलग विश्लेषण करूंगा। सबका खेल खुल गया। भरोसा दरअसल कई बार दुखद भी है। केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सब की ईमानदारी का ढोंग का हवा निकल जाना कई महीने में दुखद भी है, क्योंकि विपक्ष इतनी ताकतवर जरूर होनी चाहिए
कि सत्ता के पक्ष को हिलाए रखे। लेकिन दुखद ये है कि सब के सब ढोंगी निकल गए। देश ने इन सबको पहचाना। अब बेचैनी खैरातियों में क्यों है, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि खैरातियों की टीम क्यों अब बाबा धाम जा रहे हैं मोदी जी के फर्स्ट फ्लाइट से, कि अलग अलग जगह पे, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। तो ये सब अब क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये मोदी सरकार के हर दिन ये दिखाने वाला कि विपक्ष खत्म कर देना चाह रहे हैं मोदी, अब ये सब क्या ताकत दिखा दे रहे हैं? ये बदलाव दिखाता है, ये फर्क दिखाता है कि ढोंग अब सिर्फ चलेगा नहीं, और सिर्फ कागजी शेर बनने से नहीं चलेगा। ईडी ताकतवर किस कदर है और क्या कुछ कर रही है ईडी, ये बंगाल से लेकर दिल्ली तक सब कुछ दिखाई देता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अदालतों को भी एक तरह से मैसेज दिया कि विचारधारा से काम नहीं चलेगा, आपको न्याय दिखता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, इसीलिए खबर नहीं। जितेंद्र रोहिला जी, बहुत धन्यवाद आप सुपर चैट के लिए। कुछ लोग, ईश्वर चंद्र वर्मा जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर विश्लेषण, बहुत बहुत आभार आपका। रमेश जी कह रहे हैं वक्त बुरा है तो अच्छे अच्छे लोगों की इज्जत सरेआम नीलाम हो जाती है, रस्सी जल चुकी, इन लोगों को असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन यही आप कल्पना कीजिए कि यदि ये खेल में सफल हो जाते खैराती, अब तक 8 साल बाद भी, अब ये ताकत है सोनिया के मनमोहनी सरकार की, 8 साल बाद भी खैरात के नमक की कीमत चुका रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। चलिए इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, शुभ रात्रि। यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आते हैं तो जरूर लाइव के समय इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट्स, आपके एक एक कमेंट्स में रेगुलर इसको पढ़ता हूं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप सक्षम हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता क्षेत्र में मंथली या सालाना सब्सक्रिप्शन जरूर अदा करें। जो लोग रेगुलरली, सही बताया, एक्सीलेंट। चलिए, तो इसीलिए पूरे डिटेल्स बहुत सारे लोग ये करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो आप वीडियो के नीचे, वो पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल होता है, तो वहां उसके सहारे से आप मंथली सब्सक्रिप्शन या सालाना सब्सक्रिप्शन के माध्यम से खैरात की पत्रकारिता के खिलाफ, स्वतंत्र पत्रकारिता के में अपना अंशदान कर सकते हैं। और ज्वाइन बटन के माध्यम से आप चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स जो हैं हमें सीधे दिखाई दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुभ रात्रि।